दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे कि कैसे आप डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। वो स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाए, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आप आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे, जहाँ पे डेरिवेटिव का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। आज का जो एपिसोड है इसमें अगेन हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेंगे जिनको आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। उसमें आप देखना कि कैसे हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, उनको याद भी रखना है आपको, उन कंसेप्ट्स को, क्योंकि जो आज मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ वो एक काइंड ऑफ कंसेप्ट है। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट भी हैं आज। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे जिससे रियल वर्ल्ड के साथ उसको कनेक्ट करके देखेंगे कि भाई ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और वही कैलकुलेशन हम यहाँ पे बोर्ड पे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ पहले एक क्वेश्चन से, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे एंड उसके बाद फिर आगे के 2-3 क्वेश्चन जो हैं उनको सोल्व करेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ये काफ़ी मतलब आगे चल के फिजिक्स में भी यूज़ होगा ये कंसेप्ट। सोचिए मेरे पास दो दीवार है, ठीक है, एक इधर है और एक आपकी इधर है, और उन दोनों दीवार के बीच मैंने एक रोड लगा रखी है। ये रोड है, ठीक है। रोड की लेंथ ऑब्वियसली फिक्स है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक हिस्से को मैं कुछ VA वेलोसिटी से, ये A हिस्सा मान लो और इस रोड के हिस्से को B बोल दो, मैं एक हिस्से को VA वेलोसिटी से खींच रहा हूं इस तरफ। तो ऑब्वियसली दूसरा हिस्सा जो है वो VB वेलोसिटी से नीचे आएगा, VB स्पीड से नीचे आएगा। भाई एक को VA स्पीड से खींच रहा हूं मैं, VA मीटर पर सेकंड से मैं इसको खींच रहा हूं, तो दूसरे वाला फिर नीचे की तरफ आएगा हिस्सा, आप जानते हो, VB मीटर पर सेकंड से। अब सवाल ये है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगी। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं आपको VA बता दूं और तो VB को कैसे निकालोगे, ठीक है, और इसकी पोजीशन को अगर मैं बता दूं तो कैसे, मतलब इनके बीच की रिलेशन क्या है। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे करें। मैं A बोल देता हूं, इसको B बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। जरा देखिए, मैं बोल रहा हूं OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो भाई पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्रायंगल है, वॉल जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब यहां से अगर मैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लूं इसका, ठीक है, डेरिवेटिव ले लूं तो क्या बनेगा बताओ जरा। ये बन जाएगा 2OA d/dt ऑफ, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूं भाई, OA प्लस 2OB इंटू d/dt ऑफ OB, यही इनका डेरिवेटिव होगा भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इधर क्या हो जाएगा 2AB इंटू d/dt ऑफ AB। ऐसे लिख सकते हो भाई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या ये AB जो लेंथ है ये कभी टाइम के साथ बदलेगी? ये तो नहीं बदलेगी भाई, तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि AB मेरी कांस्टेंट लेंथ है। अगर AB मेरा कांस्टेंट है तो ये तो बदलेगा नहीं भाई, इसको तो आप एक तरह से फिक्स ही कर दो, मतलब जीरो ही कर दो। अब जरा यहां पे आइए, ये क्या चीज है, ये है OA जो है वो कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। OA जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप आगे बढ़ोगे OA जो है, OA लेंथ जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो ये जो लेंथ है टाइम के साथ कैसे बढ़ रही है, VA मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो इसका मतलब DOA/dt तो मुझे पता है भाई, DOA/dt की वैल्यू क्या है बताओ, वो वैल्यू VA के ही बराबर है भाई। किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के साथ ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो VA मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और ये वाली जो डिस्टेंस है DOB/dt ये कम हो रही है टाइम के साथ, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कम हो रही है, और VB मीटर पर सेकंड से कम हो रही है। इसका मतलब 1 सेकंड में VB मीटर कम हो जाएगी। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज है इसका वो क्या है, वो है -VB। डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे भाई, ये बन जाएगा -VB, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं तो ये बन जाए, तो ये क्या बनेगा, इधर तो जीरो हो गया, यहां पे क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू DOA/dt, तो ये बन जाएगा VA प्लस 2 टाइम्स ऑफ OB इंटू DOB/dt, ये बन जाएगा -VB, और बराबर की इधर क्या आएगा दोस्तों, 0। तो अब ये 2 मेरा हट गया, यहां से अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा OA इंटू VA इज इक्वल टू OB इंटू VB। आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों।
तो यहां से अगर आप VA बाई VB की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगी दोस्तों, वो बनेगी OB अपॉन OA। OB ये है और OA ये है, तो इनका रेशियो लोगे तो ये थीटा के साथ रिलेट कर जाएगा। तो इसको मैं tan थीटा लिख दूं, tan थीटा, हालांकि थीटा बदलता रहेगा। तो जिस इंस्टेंट पे आपको ये VA और VB दे रखी है, उस इंस्टेंट पे थीटा भी तो दे रखा होगा, इसकी पोजीशन दे रखी होगी ना भाई, उस पोजीशन के हिसाब से उस इंस्टेंट पे थीटा निकाल लो, वो थीटा यहां पे आ जाएगा। तो यहां से आप बताओ VA की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो क्या बनेगी, VB tan थीटा, VA इज इक्वल टू VB tan थीटा। इसका मतलब यहां की जो स्पीड आएगी वो यहां की स्पीड के साथ इस तरह से रिलेटेड होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे ऐसी प्रॉब्लम्स को जिनमें एक चीज और दूसरी चीज के साथ डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, एक चीज को दूसरे के, तो आप बोलोगे सर किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे देखना हो, जैसे कोई सोचिए अगले इंस्टेंट पे मुझे देखना है, अगले इंस्टेंट पे ये यहां पे है और दूसरी साइड यहां पे है, सोचिए तो यहां पे थीटा ऑब्वियसली बदल चुका है ना। तो इस इंस्टेंट पे आप ये देखो, ये वेलोसिटी क्या दे रखी है, एक साइड की वेलोसिटी, तो दूसरी साइड की मान लीजिए मुझे निकालनी है। तो ये तो एक तो हाइट पता चल जाएगी, हाइट से क्या निकल जाएगा, ये थीटा निकल जाएगा, तो ये थीटा पुट हो जाएगा और एक साइड की वेलोसिटी पुट हो जाएगी, दूसरी साइड की वेलोसिटी आप जो है इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरह से कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें आपको ऐसे सोल्व करना होता है। तो डेरिवेटिव का सहारा लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम एक एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट को बोर्ड पे एक बार डायग्राम बना देता हूं और फिर इसी को मैं इसका रियल पिक्चर आपको दिखाता हूं। पहले एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं और इसको फिर मैं आपको इसकी रियल पिक्चर दिखाता हूं कि इसमें हमने क्या किया है। हमने एक ब्लॉक लिया है दोस्तों, ठीक है, जरा देखिए यहां पे मेरे पास एक पुली लगाई है मैंने, ठीक है, यहां पे एक पुली है, ठीक है, वो पुली जो है वो यहां पे मान लीजिए फिक्स्ड है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे जस्ट इसके नीचे इससे एक रोप लगी हुई है ये पुली के ऊपर और यहां पे एक ब्लॉक है दोस्तों, यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है और ब्लॉक से हमने एक थ्रेड को कनेक्ट किया हुआ है, ब्लॉक से हमने एक थ्रेड को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहां पे हमने एक मोटर लगा रखी है, यहां पे हमारे पास एक मोटर है जिसकी पुली घूम रही है और पुली मोटर की स्पीड कांस्टेंट है, तो वो थ्रेड को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, ये अपनी थ्रेड को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऑब्वियसली ये थ्रेड खींचेगा तो यहां से भी थ्रेड खींचेगा, तो ये ब्लॉक जो है ये आगे की तरफ आएगा, ठीक है। अब आपको ये जो वेलोसिटी है मोटर की अगर ये कोई दे दे तो ब्लॉक की जो वेलोसिटी आएगी VB वो मुझे देखना है वो क्या आएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने एक एक्सपेरिमेंट बना रखा है। पहले थोड़ा सा देखते हैं, इसकी मेजरमेंट करते हैं, क्या हाइट है और क्या ये कितने डिस्टेंस पे है। पीछे स्केल लगा रखा है हमने भाई, यहाँ पे इसके पीछे स्केल लगा हुआ है जिससे हम स्पीड को मेजर कर पाएंगे। अलग अलग टाइम पे हम इसके स्नैपशॉट लेंगे जिससे आप जो है स्पीड को मेजर कर पाओगे। और इसकी स्पीड भी हमें देखने के लिए यहाँ पे भी हमने स्केल लगा रखा है सो दैट हम इसकी स्पीड भी निकालें। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी स्पीड निकालेंगे और फिर हम इसकी स्पीड निकालेंगे और फिर दोनों में रिलेशन देखते हैं और फिर मैथमेटिक्स की हेल्प से रिलेशन देखते हैं। तो एक तरह से मैथ्स की हेल्प से देखते हैं कि मैथ जो है वो अपने को कितना आंसर दे रहा है और रियल वर्ल्ड में जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो उससे आपको एक तरह से इसको समझने में हेल्प मिलेगी और देखते हैं डेरिवेटिव यहाँ पे कैसे आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो मैं पहले आपको सेटअप दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है फिर हम उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे, उसको देखेंगे और फिर हम इसी का एक एडवांस वर्जन, इसी प्रॉब्लम को एक दूसरी तरह से मैंने बनाया है, उस प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मेरे पास एक सेटअप है, मैं पहले आपको एक सेटअप दिखा देता हूँ, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद इसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक पीछे स्केल लगा हुआ है। ये जो स्केल है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से शुरू हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर से लेके और ये आगे तक है, ठीक है। बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, ये जो पुली लगी हुई है, ये पुली 109.5 सेंटीमीटर पे लगी हुई है, मैंने मेजर किया हुआ है, हालांकि थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहेगा। 109.5 सेंटीमीटर पे है ये और इसकी जो हाइट है वो है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक ये है, इसके साथ हमने डी भी कनेक्ट किया हुआ है। डी क्यों कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हम जब इसको आगे खींचेंगे, जब ये रस्सी ऐसे खींचेगी तो इसका जो रस्सी का जो एंगल है ना ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ जो एंगल आएगा वो एंगल मेरा बदल रहा है, वो हम एंगल भी साथ साथ मेजर करना चाह रहे थे, तो हमने ये डी कनेक्ट की है,
ठीक है, इस डी को इसलिए हमने कनेक्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि डी हमने क्यों कनेक्ट की है। हम साथ साथ इसका एंगल भी मेजर करेंगे। दूसरा, तो मैंने आपको बताया स्केल के बारे में, मैंने ये डिस्टेंस बता दिया, ये 109.5 पे है, ये 20 पे है, तो इसका मतलब जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है 90.5। हालांकि ये डिस्टेंस बदलती रहेगी, ठीक है। कब बदलेगी? जब मैं इस ब्लॉक को आगे मूव करूंगा। तो इस ब्लॉक को मैंने क्या किया हुआ है, इधर वाले ब्लॉक को हमने मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मोटर की स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्पीड से इसको मूव करेगी आगे। हम इसकी स्पीड को भी मेजर करेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस है 35, ये डिस्टेंस कितनी हो गई है? फिलहाल 90.5 है, ठीक है, क्योंकि ये 109.5 पे है ये, और ये 20 सेंटीमीटर पे है, तो इसका अंदर गैप निकालोगे तो 90.5 सेंटीमीटर बनता है। यहाँ पे टाइमर है जो अपने को अलग अलग टाइम पे इनकी पोजीशन के बारे में बताएगा, ठीक है। और मोटर को मैं रोटेट करूँगा तो ये अपना घूमना स्टार्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये है, आप इस वीडियो को रोक के भी खुद भी एनालाइज करके देखें पहले, और फिर इस वीडियो का जो रिजल्ट निकल के आए उसको देखिएगा। मैं इसको एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करूंगा। सोचो v स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो इस ब्लॉक की स्पीड कांस्टेंट रहेगी या कांस्टेंट नहीं रहेगी? आपको ये बताना है कि ये वाला जो ब्लॉक, इधर वाला ब्लॉक अगर v स्पीड से मूव कर रहा है तो उधर वाला जो ब्लॉक है क्या वो भी v स्पीड से मूव करेगा? अगर मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराऊं तो क्या वो भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो भी, तो किस स्पीड से मूव करेगा? अगर इसकी स्पीड v है तो, इसकी स्पीड v है तो वो किस स्पीड से मूव करेगा? कांस्टेंट स्पीड अगर है तो। और अगर कांस्टेंट नहीं भी है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इसकी स्पीड और इसकी स्पीड में क्या रिलेशन है? आपको ये रिलेशन जो है ये निकालनी है, और इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं इसमें डिफरेंशिएशन का क्या यूज है। बट पहले एक बार इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करके देखते हैं, लेकिन तब तक एक बार इस वीडियो को रोक के आप पूरा एनालिसिस कीजिए कि क्या होना चाहिए। अगर इसको मैं v स्पीड से मूव करूंगा तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, आपको ये सोचना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलिए अब जरा इसको परफॉर्म करते हैं। जो भी रीडिंग आएंगे उनमें एरर हमेशा रहेगा, कभी भी आप परफेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते हो। तो हम थोड़ा बहुत अगर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट तक पहुंच गए तो भी हम सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले टाइमर को ऑन कर रहा हूं दोस्तों। तो मैंने टाइमर को ऑन कर दिया है। अब हम अलग अलग टाइम पे इसको देख सकते हैं। टाइमर मेरा मिली सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये मिनट है। हमारा सेकेंड एंड मिली सेकेंड तक ही काम हो जाएगा, हो सकता है मिनट तक भी चला जाए इस बार, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि कहाँ तक हम मूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अब जरा रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जरा स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। अब ये मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है। अभी आप इसका कांस्टेंट मोशन देख रहे हो, ये कांस्टेंट स्पीड से इसको आगे की तरफ खींच रहा है। तो इसकी स्पीड हम देखेंगे, इसकी स्पीड क्या है वो हम चेक करेंगे, और उसकी स्पीड भी हम कैलकुलेट करेंगे। दोनों की स्पीड को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और चलने देते हैं इसको। वो आपको हल्का हल्का स्टेप्स में मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ये हमारे सेटअप के थोड़ा सा इश्यू है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इसका पूरा मूवमेंट किया, ठीक है। और मैं इसको भी जरा रोक देता हूं, ठीक है। तो ये हमने पूरा मोशन इसका देखा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक हमने मूव किया इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी अलग अलग टाइम पे इसकी पोजीशन देखते हैं और इसकी स्पीड निकालते हैं। पहले तो इसकी स्पीड निकालते हैं कि इसकी क्या कांस्टेंट स्पीड है, और फिर इसको देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो चलिए फिर इसके कुछ स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगा, इसके कुछ स्क्रीनशॉट हम देखेंगे, और जरा बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे इसकी कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा अभी, तो अभी इसी एक्सपेरिमेंट को पहले जरा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इसको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कोशिश करते हैं कि इसको थ्योरी के हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, और फिर जो आपने ये रीडिंग ली है इनको जरा मैच करके देखते हैं कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा और जो एक्सपेरिमेंट देखा वो चीज़ें मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, और वो आपको मैं दिखाऊंगा भी, और उनके हिसाब से आप इसको रिलेट करके देख सकते हो, और देख सकते हो कि जो हम थ्योरी में पढ़ेंगे वो चीज़ प्रैक्टिकली रिलेटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जरा देखिए इस सिचुएशन को, जो आपने अपने सामने देखी है, इस सिचुएशन को जरा मैं बोर्ड पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट हम उसको मैथमेटिकली सोल्व कर सकें। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्केल था, हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक है, और यहाँ पे दो पुली लगी हुई हैं। एक पुली मेरी यहाँ पे है, फिक्स्ड है, ठीक है, और एक पुली मेरी यहाँ पे है, फिक्स्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसको मैं एक कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्पीड को v मान लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये ब्लॉक नंबर 2 मान लेता हूँ, इधर मेरा ब्लॉक नंबर 1 है,
ये मेरा ब्लॉक नंबर 1 है दोस्तों, ठीक है, इधर वाला ब्लॉक नंबर 1 है। अब यहां पे एक थ्रेड लगा हुआ है जो इस पुली पे गया ऐसे, और यहां से नीचे आया, और यहां से ये थ्रेड घूम के इस पुली पे, और यहां से एक ऐसे कनेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। ये पुली 1 है, ये मेरी पुली नंबर 2 है, ठीक है भाई। अब सुनिए, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको v स्पीड से खींच रहा हूं तो ये किस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा, इसको मैं v0 मान लेता हूं। तो v और v0 के बीच रिलेशन बतानी है दोस्तों, कि ये सेम स्पीड से है या ये फास्ट है उससे, या ये स्लो है, उस पर अपने को बताना है, ठीक है। यहां पे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो मेरी थ्रेड है ये स्ट्रेचेबल नहीं है, इसकी लेंथ कांस्टेंट है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से एरर भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई लेंथ लोगे आप, कोई भी रस्सी ले लो, खींचोगे तो उसकी लेंथ हमेशा थोड़ी बहुत स्ट्रेच होती है, बढ़ता है वो। बट मैं यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये लेंथ जो है वो मेरी कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है लेंथ, अगर मैं इसकी लेंथ को कांस्टेंट अज्यूम कर लूँ, तो जिस स्पीड से आप ये ब्लॉक को मूव करोगे उसी स्पीड से इस रस्सी के ऊपर हर पॉइंट मूव होगा। ये भी v स्पीड से मूव होगा, ये भी v स्पीड से, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये भी v स्पीड से, और यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये भी आपका v स्पीड से ही आगे की तरफ मूव होगा, ठीक है। हर पॉइंट इस रस्सी पे v स्पीड से आगे जा रहा है। बट क्या ये ब्लॉक भी v स्पीड से जा रहा है क्या? ब्लॉक तो इधर, ब्लॉक की स्पीड तो हॉरिजॉन्टल वाली देखनी है ना अपने को। तो देखते हैं कि ये क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लेता हूं। मुझे इसकी स्पीड बतानी है भाई v0। मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं दोस्तों, इसको मैं a बोल देता हूं, इसको मैं b बोल देता हूं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को c बोल देता हूं। तो आप बोलोगे सर राइट, ये ट्रायंगल कहां बना, ये तो अजीब सा कर्व ही आ गया। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये लेंथ बहुत छोटी है, या फिर आप ये अज्यूम कर लो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही जगह पे आए हैं। इसको एक ट्रायंगल की तरह, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह आप ले सकते हो दोस्तों। थोड़ा बहुत एरर जरूर रहेगा इसमें, क्योंकि आप पूरी लेंथ जो है ना ये थोड़ा अलग आएगा, बट उससे कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, देखना आप, ठीक है। तो मैं इसको एक ट्रायंगल की तरह ले लेता हूं। अब सुनिए, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया काइंड ऑफ। तो अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं बोलूंगा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। आप ये कह सकते हो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो ये बन जाएगा 2ab d बाई डी टी ऑफ ab प्लस 2bc d बाई डी टी ऑफ bc इज इक्वल टू 2ca d बाई डी टी ऑफ ca। सही है भाई, ये आ जाएगा। अब सुनो, ये क्या है, ये तो है किस रेट से मेरा BC चेंज हो रहा है। अब ध्यान से देखो, BC जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, या यहां से लेके यहां तक की लेंथ बोल दो, कोई भी लेंथ बोल दो, ये चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि दो पुली फिक्स है भाई, उनके बीच की डिस्टेंस भी फिक्स है। तो ये जो रस्सी की ये वाली लेंथ है, ये तो भाई कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज हो रही है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई ये जो है ये मेरा फिक्स्ड, BC मेरा फिक्स्ड है, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना BC लेंथ मेरी, तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। बचा सिर्फ ये और ये, तो यहां से 2 से 2 काट देता हूं मैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये सब मैं लेंथ में ले रहा हूं, ये सब मैं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में ले रहा हूं, ठीक है, ये सब मेरा मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। तो जरा देखिए दोस्तों, ये बन गया AB, और ये क्या चीज है, ये है किस स्पीड से मेरा ये चेंज होगा, dAB बाई dt। तो इसको मैं V0 लिख दूं, असल में मुझे माइनस V0 लिखना चाहिए। क्यों माइनस V0 लिखना चाहिए, क्योंकि AB जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा। माइनस V0 लिखना चाहिए मुझे। क्यों, क्योंकि AB जो है वो मेरा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज आता है वो नेगेटिव आता है, उसका जो डेरिवेटिव आता है वो नेगेटिव आता है। आपने ये कर्व में भी पढ़ा है ना, जब भी कोई कर्व है टाइम के साथ, मान लीजिए वो ऐसे आ रहा है, तो उसका स्लोप निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालोगे तो नेगेटिव स्लोप आएगा, नेगेटिव डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये AB डिस्टेंस मेरी कम हो रही है टाइम के साथ, तो यहाँ पे माइनस V0 मुझे लिखना चाहिए, ठीक है ना। बराबर के इधर क्या आएगा बताओ जरा, बराबर के इधर आएगा CA इंटू ये CA, रेट ऑफ चेंज ऑफ CA। ये भी देखो C और A, ये भी लेंथ मेरी कम होगी, क्योंकि ये रस्सी V स्पीड से आगे ऐसे मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये V स्पीड से कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस V लिखना चाहिए, ठीक है। ये जो लेंथ कम हो रही है ये V स्पीड से कम हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां से यहां तक की जो रस्सी की लेंथ है वो मेरी कम हो रही है, क्योंकि मैंने बताया ना हर पॉइंट V स्पीड से मूव करेगा रस्सी का, तो इसका मतलब रस्सी छोटी होती जाएगी, V स्पीड से कम होती जाएगी, इसकी लेंथ छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड मैंने क्या लिख दिया, dCA बाई dt को माइनस V लिख दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया मेरा, कट के प्लस हो गया।
तो मुझे माइनस लगाने भी नहीं चाहिए था। आप मैग्नीट्यूड में भी ले सकते थे, तो कई बार देखोगे आप जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें माइनस में नहीं भी लगाऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे V नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू CA डिवाइड बाई AB, और CA डिवाइड बाई AB क्या होगा, ये है मेरा CA लेंथ और ये लेंथ है मेरी AB, तो ये तो बन गया हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये V सीकेंट थीटा, ये बन जाएगा V नॉट इक्वल टू V सीकेंट थीटा। अब जरा सोचो, जब ये ब्लॉक जब आगे की तरफ मूव करेगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ये जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ेगा थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो सीकेंट थीटा भी बढ़ेगा, कोस थीटा कम होगा, सीकेंट थीटा बढ़ेगा। अगर सीकेंट थीटा बढ़ेगा तो इसकी जो स्पीड है वो इसकी स्पीड से ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर ये v स्पीड से रन कर रहा है तो ये उससे तेज रन करेगा। दूसरी बात ये कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि थीटा तो बदलता रहेगा टाइम के साथ। भाई यहां पे जब ब्लॉक आएगा, जब ये ब्लॉक इस पोजीशन पे होगा तो यहां पे थीटा की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है, यहां पे थीटा की वैल्यू अलग आएगी। भाई ये वाला जो थीटा, ये थीटा 1 बोल दो, यहां पे थीटा 2, हर पॉइंट पे थीटा बदल रहा है। तो हर पॉइंट पे आपकी जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं रहेगी V नोट की वैल्यू। अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी भाई V नोट की वैल्यू। V नोट की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग देखने को मिलेगी, और जितना नजदीक चलते जाओगे आप उतना ये तेज होता चला जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलिए अब जरा रीडिंग को देखते हैं, जो हमने रीडिंग ली है क्या वो इसको जस्टिफाई कर रही है क्या, उस रीडिंग को जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गई दोस्तों कि भाई जो मेरे पास इसकी जो स्पीड आएगी V नॉट हैज टू बी V सीकेंट थीटा। अब आपको मैंने क्या किया है, हर पॉइंट पे हमने इसका एंगल मेजर किया है, आप उसका एंगल भी देख पाओगे, अलग अलग पोजीशन पे क्या एंगल है इसका, और आप इसकी स्पीड भी हमने मेजर की है, वो भी जरा देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक 2 की स्पीड देख लेते हैं क्या है। ब्लॉक 2 इधर हमने मोटर लगा रखी थी और मोटर क्या कर रही थी, इसको खींच रही थी। तो हमने कुछ इंस्टेंट हैं जो इंस्टेंट मैंने नोट किए हैं यहाँ पे, और उन इंस्टेंट से आप उसकी स्पीड को देख पाओगे दोस्तों। क्या है, मैं उन इंस्टेंट्स को लिख देता हूं, जरा देखिए। सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लॉक नंबर 2, देखिए मैं ब्लॉक 2 को दिखा रहा हूं, ब्लॉक नंबर 2, और उसमें यहां पे मैं टाइम को दिखा रहा हूं, टाइमर से टाइम भी आप देख पाओगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं सो दैट आप जो है ना इजीली देख सको। ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 2, और यहां पे मैं उसका टाइम दिखा रहा हूं, ठीक है भाई। तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो मेजर किया है वो क्या है, 130 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर पे, 150 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये सब टाइम हमने ले रखे हैं, 150, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑलमोस्ट ये हमने कुछ टाइम लिए हुए। अब जरा देखिए क्या है, 130 सेंटीमीटर जो है उस टाइम, जो टाइम की जो टाइमर ने हमें टाइम दिया, जब ब्लॉक मेरा 130 सेंटीमीटर के स्केल पे था, तब जो टाइमर था वो था 20.68 सेकंड पे, 20.679 जो है ना, राउंड ऑफ करके 20.68 लिख सकते हो आप, ठीक है। जब ये 140 सेंटीमीटर पे था तो जो टाइमर था वो था 26.319, 26.32 लिख लेता हूं, ठीक है भाई। जब ये 150 सेंटीमीटर पे था तो टाइमर दिखा रहा था 32.062, ठीक है भाई। और जब ये 160 सेंटीमीटर पे था तो 37.69, ये था दोस्तों। ये हमारी टाइमर की रीडिंग आ रही थी। हालांकि 3 डेसिमल दिख रहे हैं आपको, मैंने 2 डेसिमल में उनको राउंड ऑफ कर दिया। तो अब देखो, हर एक गैप जो है 10-10 सेंटीमीटर का है, हर एक गैप जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। यहां पे भी 10 सेंटीमीटर है, यहां पे भी 10 सेंटीमीटर है। तो हर 10 सेंटीमीटर को चलने में टाइम कितना लग रहा है, जरा देखते हैं। यहां से यहां का टाइम अगर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये है मेरे पास 5.64 सेकेंड। आप देख सकते हो, इसमें से डिफरेंस लोगे तो ये मिली सेकेंड में, ये ध्यान रखना भाई, ये मिली सेकेंड में, तो उसको जब आप डिफरेंस लोगे तो 5 पॉइंट, आप सीधा सीधा डिफरेंस नहीं ले सकते हो दिस माइनस दिस करके, ठीक है। दिस माइनस दिस करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत फेस करनी पड़े, ठीक है। वैसे आप चेक करके देखना, क्या पता है ऐसे भी कर सकते हो। वैसे मैं कैसे करता हूँ, मैं पहले मिली सेकेंड में देख लेता हूँ कितना जाता है। तो 680 मिली सेकेंड है, तो 680 से 1000 तक पहुंचने में कितना लगेगा। कई सारे तरीके हैं, डिफरेंस से भी मेरे ख्याल से कर पाओगे, ठीक है। तो 680 से 1000 तक जाने में कितने लगेंगे, 320 मिली सेकेंड भाई। 680 में 320 ऐड कर दोगे तो 1000 मिली सेकेंड हो जाएगा, 21 सेकेंड हो जाएगा ये।
तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, इसका मतलब क्या हो गया, 5 सेकंड तो पूरे पूरे हो गए। 320 मिली सेकेंड ये और 320 मिली सेकेंड ये, तो 32, 32, 64, 640 मिली सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब 5.64 सेकेंड बनेगा। अब आइए अगला, यहां से यहां तक का जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, यहां से यहां पे अगर आप देखोगे तो वो जो टाइम लग रहा है वो है 5.74। अब जरा देख लेना भाई इतना ही आ रहा है क्या, कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना, मतलब थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहेगा। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 मिली सेकेंड का डिफरेंस है, ठीक है, 100 मिली सेकेंड का एरर आ रहा है, बट एनीवे ये बराबर ही होना चाहिए। अगला जो समय लग रहा है वो है 5.63, तो इसका मतलब ये भी ऑलमोस्ट उतना ही रहना चाहिए। आप एक बार चेक करके देखो, 320 था ये, यहाँ पे 320 को 1000 बनाओगे तो 680 मिली सेकेंड, तो ये अलग से हो गया, ठीक है। और ये 27 पे चला जाएगा, 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 5 सेकेंड पूरे हो गए, और उसमें फिर ये 60 मिली सेकेंड और कर दो, तो इसका मतलब ये बनेगा मतलब वही है, ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है। हालांकि ये इसमें थोड़ा एरर है, क्योंकि जो हमने रीडिंग ली है ना वो मिली सेकेंड में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में बहुत जल्दी मूवमेंट हो जाता है, तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पकड़ पाते। ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि 5.64 सेकेंड मेरा टाइम लग रहा है हर 10 सेकेंड चलने में, हर 10 सेंटीमीटर चलने में। तो अगर मैं इसका स्पीड निकालूं, इसकी v की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5.64, इसकी जो वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट की है वो है मेरे पास ऑलमोस्ट 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एरर थोड़े बहुत आते रहेंगे भाई, तो थोड़ा बहुत आप रफ कैलकुलेशन एक तरह से कर रहे हो। 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इस स्पीड से आगे खींच रहा है। तो इसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों, इसकी स्पीड फिर होनी चाहिए v0 इक्वल टू 1.8 सीकेंड थीटा, 1.8 सीकेंड थीटा, ये होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए जरा इसकी भी रीडिंग देख लेते हैं, और आप इनको ना, इनके स्क्रीनशॉट आपने देख ही लिए हैं, ठीक है, ये जो हमने मेजरमेंट की है। अब आइए ब्लॉक 1 पे देखते हैं कि ब्लॉक 1 में यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक 1 में देखिए, मैं इसको अब रब कर देता हूं और ब्लॉक 1 को देखते हैं, ठीक है। ब्लॉक 1, तो ब्लॉक 1 में जो सबसे पहली मेजरमेंट है हमारी, 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर, फिर 50 सेंटीमीटर पे, फिर 60 सेंटीमीटर पे, फिर 70 सेंटीमीटर पे, और यहां पे हमने टाइम को रखा है भाई, ठीक है। टाइम क्या है हमारा, यहां पे जो टाइम है वो है 31.046, और यहां पे जो टाइम हमने देखा है वो है 35.902। अगला जो है वो है 40.375, ओके। और ये जो टाइम है, ये टाइम है मेरा 44.534। चलिए काफी है, 4 इंस्टेंट्स मेरे काफी हैं। अब अगर आप यहां से यहां तक देखो तो 10 सेंटीमीटर का चल रहे हो भाई आप, तो अब आप जो निकाल रहे हो उसमें आप इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल रहे हो दोस्तों। अच्छा, इन पे डिग्री भी देख लेते हैं, यहाँ पे एंगल भी हमने मेजर किया है, इस तरफ हम हमारा एंगल भी देखिए, हमने एंगल भी मेजर किया है कि जब ये 40 सेंटीमीटर पे था तो एंगल की क्या वैल्यू थी। एंगल मैं बता देता हूं, एंगल था 28.5 डिग्री, यहां पे 28.5 डिग्री था। जब ये 50 सेंटीमीटर पे था तो एंगल की वैल्यू थी 31.5 डिग्री। जब ये 60 सेंटीमीटर पे था तो एंगल था 36.5 डिग्री, और जब ये 70 सेंटीमीटर पे था तो एंगल था हमारा 42 डिग्री। ये हमारा एंगल था भाई, इस इंस्टेंट पे ये एंगल था, इस इंस्टेंट पे ये एंगल था, इस इंस्टेंट पे ये। तो अगर आप ये एंगल पुट करोगे यहां पे, तो यहां पे जो स्पीड आनी चाहिए, v0 की वैल्यू आनी चाहिए यहां पे, वो क्या आनी चाहिए बताइए, वो आनी चाहिए 1.8 सीकेंड 28.5 डिग्री, ये आना चाहिए। यहां पे v0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1.8 सीकेंड 31.5 डिग्री। ऐसे यहां पे जो स्पीड आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1.8 सीकेंड 36.5 डिग्री। बट सवाल ये है कि ये जो स्पीड है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये इस इंस्टेंट पे है स्पीड, और आप जो ये निकालोगे 10 डिवाइड बाई इनके बीच का जो टाइम का गैप करके निकालोगे, उससे आएगी एवरेज स्पीड, क्योंकि आप 2 पॉइंट ले रहे हो आप, और 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे एवरेज स्पीड, जैसे यहां से अगर आप निकालोगे तो यहां पे स्पीड, एवरेज स्पीड क्या बनेगी, एवरेज स्पीड क्या आएगी दोस्तों,
जो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो है 10 और 2 पॉइंट के बीच का जो टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस कितना है मैं बता देता हूँ, 4.856 समथिंग ऐसा कुछ है। ठीक है भाई, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4.856 सेकेंड। तो अगर आप स्पीड निकालोगे इससे, एवरेज स्पीड अगर आप देखोगे तो वो बन रही है 2.059, ये मेरी एवरेज स्पीड है दोस्तों। ठीक है, और जो यहां से आप निकालोगे वो आएगी इंस्टेंट वाली स्पीड, ये इस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है। ठीक है, वो अगर आप निकालोगे तो उसको अगर आप निकाल के देखते हो तो वो भी आप एक बार निकाल के देख लीजिए। भाई मेरे पास ये कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको जरूर कैलकुलेट करके देखें कि क्या वैल्यू आ रही है। हो सकता है वो इससे थोड़ा सा वेरी करे, थोड़ा सा अलग हो, बिकॉज ये एवरेज स्पीड आएंगी, यहां से एवरेज स्पीड निकल के आएंगी। यहां पे 50 से 60 के बीच जो एवरेज स्पीड है वो भी मैं बता देता हूं आपको। जो टाइम लग रहा है 50 से 60 के बीच वो है 4.473, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4.473 और ये 10 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, तो आप यहां से अगर आप निकालोगे तो ये मेरी बनेगी 2.23 के अराउंड, 2.23। ठीक है, ये मेरी एवरेज स्पीड आएगी दोस्तों, 50 से 60 के बीच की एवरेज स्पीड है ये। ठीक है, और ये जो आएगी ये 60 सेकंड पे, सॉरी 40.375 सेकंड पे उस इंस्टेंट की स्पीड है ये इंस्टेंट वाली स्पीड है, ध्यान रखना। और ये एवरेज स्पीड है, ये तो पूरा गैप देख के और उस गैप की एवरेज स्पीड हमने निकाली है। अगर आप इंस्टेंटेनियस देखना चाहते हो स्पीड तो आपको एक गैप बहुत छोटा लेना चाहिए था, 50 से 51 सेंटीमीटर या उससे भी बल्कि छोटा लेते हैं और ऐसे टाइम में डिफरेंस देखते हैं। बट इतना छोटा हमारे स्केल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए हमें बहुत फास्ट कैमरा चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग के लिए, तो उससे हमें दिक्कत आ रही थी, उसमें एरर बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा एरर है कि आप कैलकुलेशन को ना कहीं की कहीं चली जाती है, पता ही नहीं चलता कि मिली सेकंड में कहाँ से काम मूव कर गया। तो इसलिए हमने थोड़ा सा गैप बढ़ा लिया है। तो यहां से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो और यहां से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और आप देखते जाओगे कि स्पीड मेरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ये पास आता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो स्पीड है ये एंगल बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बढ़ती जाएगी और एवरेज स्पीड भी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हो 2.059 फिर 2.23 हो गया उससे, और अगली जो स्पीड बनेगी वो बनेगी 2.4 के अराउंड। ठीक है, अगली जो इंस्टेंट यहाँ पे एवरेज स्पीड आएगी 2.4 के अराउंड बनेगी। यहाँ से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आप निकाल सकते हो भाई कि 60 सेंटीमीटर पे क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, 70 पे क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। तो ये सारी रीडिंग हमने आपको दे दी है। ठीक है, इनसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसको और देखिए कि कैसे डिफरेंशिएशन ने इसको बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रोजेक्शन में बिलीव करते हैं कि v cos θ1 करके अगर आप स्पीड निकाल लोगे, वो नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन से नहीं आएगा। ठीक है, तो एनीवे प्रोजेक्शन वाली कहानी आगे वेक्टर में ज़्यादा बेहतर समझोगे आप, लेकिन आप देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करेंगे इस सिचुएशन को। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सिचुएशन समझ आई और इसकी एप्लीकेशन भी समझ आई कि डिफरेंशिएशन कितना कामयाब कंसेप्ट है, कैसे हम इस चीज़ को देख सकते हैं, और फिर हमने वेरीफाई भी किया इसको। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने पिछला एक्सपेरिमेंट देखा और उसमें हमने एक प्रॉब्लम सोल्व की। ठीक है, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं और वो जो क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। कॉम्प्लिकेट तो नहीं है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जरा देखिए कैसे। मेरे पास एक इस तरह का कोई वुडन ब्लॉक है और उस वुडन ब्लॉक पे मैं क्या कर रहा हूं, कोई ब्लॉक ले रहा हूं। ठीक है, वुडन ब्लॉक पे कोई ब्लॉक ले रहा हूं और इसकी स्पीड को मैं दे रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड बोल दो, चलो 2 मीटर पर सेकेंड बोलो। 2 मीटर पर सेकेंड से मैं इस ब्लॉक को, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री पे एंगल पे मैं इस ब्लॉक को जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं। अब ये जो ब्लॉक है यहां पे हमने एक पुली लगा रखी है दोस्तों, यहां पे हमारे पास एक पुली है जो वर्टिकल फॉर्म में हमने ऐसे कनेक्ट की हुई है। ठीक है, अब इस पुली के साथ एक थ्रेड लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, और जो दूसरा थ्रेड है वो आपका एक रिंग के साथ कनेक्ट है और वो जो रिंग है वो एक रोड में लगी हुई है। यहां पे एक हॉरिजॉन्टल रोड है दोस्तों, उस रोड के साथ वो दूसरी रिंग लगी हुई है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो एंगल है वो दे रखा है 30 डिग्री, 30 ले लो या इसको ले लो 45 डिग्री। चलिए ये 45 डिग्री पे है दोस्तों और ये कितने पे है, 30 डिग्री पे। ये तो फिक्स अभी 30 डिग्री, ये बदलता रहेगा जैसे वो आगे जाएगी है। ठीक है, तो ये बदलता रहेगा और रिंग जो है आगे सरकती चली जाएगी इस रोड में। ये 45 डिग्री है फिलहाल। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है फिलहाल, ये सोचिए
इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये यहां पे है, ये जो एंगल है ये दे रखा है, मान लीजिए मैं इसको 30 डिग्री ही ले लेता हूं, या इसको 15 डिग्री ले लो, चलो थोड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं ना, 15 डिग्री, ये है मेरा 15 डिग्री। इसको मैं 2 मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको ये पोजीशन दे रखी है, आपको बताना है जब ये 2 मीटर पर सेकंड से खींच रहा था उसी इंस्टेंट पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इस v की वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड दिस v, ये v आपको बताना है इसी इंस्टेंट पे जब ये 2 मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं, तो ऑब्वियसली जब इसको खींचूंगा तो ये आगे जाएगा, तो ये किस स्पीड से आगे जाएगा। अब ये सवाल है, इसको कैसे करें, तो जरा देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, सुनिए। जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं, इसकी लेंथ तो फिक्स रहेगी भाई, ये लेंथ तो फिक्स रहनी है, सीधी बात है, थ्रेड की जो लेंथ आएगी वो तो फिक्स रहेगी। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो आप ये कह सकते हो कि ये लेंथ भी नहीं चेंज होने वाली है भाई, ये तो फिक्स है ना भाई रिंग, सॉरी ये पुली, तो आप कह सकते हो कि ये लेंथ मेरी फिक्स रहेगी। मुझे क्या करना है, अगर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल दूं, इस पॉइंट को बी बोल दूं, इस पॉइंट को सी बोल दूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं डी बोल दूं और इस पॉइंट को ई बोल देता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे डी ए बी बाई डी टी निकालना है। डी ए बी बाई डी टी जो है वो इसकी स्पीड आ जाएगी दोस्तों, वही मेरी v बन जाएगी, मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कैलकुलेट करें भाई इसको, ये मेरा फिक्स है, ये लेंथ मेरी फिक्स है। अगर मेरे पास इसकी स्पीड आ जाए, किस स्पीड से ये मेरा सी ए चेंज हो रहा है, डी बाई डी टी ऑफ सी ए, अगर ये पता चल जाए तो मैं इसकी साथ इसको रिलेट कर सकता हूं। कैसे, इसको मैं ए सी बोल रहा हूं या सी ए बोल दे की बात है, तो अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं बोलूंगा, अच्छा इसकी स्पीड को मैं वी नॉट मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, हालांकि मुझे वी नॉट की वैल्यू पता नहीं है, मैं मान रहा हूं कि ये थ्रेड जो है ये वी नॉट स्पीड से आगे जा रहा है, यहां पे ये वी नॉट स्पीड से आगे जा रहा है, मुझे नहीं पता जो स्पीड यहां पे थ्रेड की होगी वही स्पीड यहां पे भी होगी भाई, थ्रेड तो कनेक्टेड है ना पूरा। तो अब अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर, एक ही बात है भाई, ए बी और बी सी और ये सी ए हो गया। अब यहां पे डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू डी ए बी बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू डी बी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी ए इंटू डी सी ए बाई डी टी। सही है भाई, ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जो बी सी है वो तो टाइम के साथ बदल ही नहीं रहा, वो तो हाइट कांस्टेंट ही रहेगी, ये वाली हाइट तो ये तो खैर 0 हो गया, ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, तो यहां पे बन गया ए बी इंटू डी ए बी बाई डी टी। डी ए बी बाई डी टी क्या है बताओ जरा, यही तो चाहिए v, ये मुझे चाहिए, इज इक्वल टू सी ए इंटू डी सी ए बाई डी टी। डी सी ए बाई डी टी को मैं वी नोट मान रहा हूं, इसको मैं वी नोट मान लेता हूं, तो यहां से v की क्या वैल्यू आई दोस्तों, v इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए बी इंटू वी नोट। सी ए अपॉन ए बी क्या बनेगा, सी ए मेरा ये है और ए बी मेरा ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सीकेंट थीटा, दिस इज सीकेंट थीटा, तो सीकेंट 45 बन जाएगा, ये सीकेंट 45, सही है भाई, इंटू वी नॉट, ये बन गया मेरा v। तो इसको निकाल, और सीकेंट 45 क्या होता है, √2, कोस 45 का उल्टा होता है ना, तो आप कह सकते हो दिस इज √2 वी नॉट, ये बन जाएगा मेरा v। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि v निकालने के लिए, ये v निकालने के लिए मुझे वी नॉट की जरूरत पड़ेगी, अब ये स्पीड क्या है उसकी जरूरत पड़ेगी, वो कैसे निकालें, वो निकलेगा इस साइड से, इधर वाले ट्रायंगल का काम हो गया पूरा। अब आइए इधर, तो इधर मैं एक काम करता हूं दोस्तों, यहां से मैं ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जो ये पॉइंट है, और यहां से जो ये ई पॉइंट था, ये ई पॉइंट मेरा यहां पे आ गया, मतलब इसी के पैरेलल मैंने उठा लिया, सो दैट ये ज्वाइंट पॉइंट को ज्वाइंट के साथ मैं दिखा सकूं, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक ये कनेक्ट कर दिया और यहां से मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये राइट एंगल नहीं है भैया, मतलब ये कोई तिरछा भी हो सकता है भाई, जरूरी तो नहीं है एज पॉइंट जो है वो एज पॉइंट बिल्कुल ही आपका यहां पे आए, बिल्कुल इसके नीचे आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तिरछा मिर्छा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने को ये स्पीड चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ जरा,
मुझे ये पता है कि ये जो पॉइंट है ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। मुझे इसकी वेलोसिटी बतानी है v0, क्योंकि अगर v0 आ गया तो सब कुछ सोल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन में। v0 आते ही सब कुछ सोल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इस ट्रायंगल में क्या चीज कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल मेरा कांस्टेंट है भाई, ये एंगल नहीं बदलने वाला फाई। भाई ये तो जो ब्लॉक है ये तो इसी एक्सिस पे मूव करेगा, तो ये लाइन वैसी रहेगी भाई पैरेलल। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो इसी का परपेंडिकुलर निकाल के मैंने और इस लाइन को कट करवा के और यहां से ज्वाइंट किया है, तो ये भी नहीं बदलने वाला पॉइंट। इसका मतलब ये लाइन नहीं बदलेगी, ये लाइन नहीं बदलेगी, इसका मतलब फाई जो है वो मेरा फिक्स रहेगा। ठीक है, अच्छा ये 30 है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये भी 30 बनेगा भाई, क्योंकि इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है। तो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल, तो ये 30 है तो ये भी 30 बनेगा भाई। और यही लाइन यहां पे भी तो है, सेम पैरेलल लाइन यहां पे भी तो है, तो उसके साथ ये एंगल क्या बन जाएगा 30, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जो ये 30 बनेगा यही 30 यहां पे भी बनेगा। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल क्या बन गया मेरे पास 45, ये पूरा एंगल मेरे पास 45 बन गया, ये पूरा एंगल मेरे पास 45 है। और ये बदलता रहेगा ये एंगल, बट जिस इंस्टेंट पे ये 45 है उस इंस्टेंट पे अपने को ये वेलोसिटी बतानी है v0 पता चलते ही आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूं, ये फाई दे रखा है और इस लेंथ को मैं एक नया नाम देता हूं, ये d बोला, इस पॉइंट को मैं f पॉइंट बोल देता हूं और ये पॉइंट को क्या बोल देता हूं df, इस पॉइंट को g बोल देता हूं। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं देखूं दोस्तों, इस ट्रायंगल में मैं कोसाइन रूल लगा देता हूं। कांस्टेंट देखो करो क्या है, कांस्टेंट है फाई, उसमें लेंथ ये थी कांस्टेंट, इसमें देखो एक फाई कांस्टेंट है और एक ये लेंथ कांस्टेंट है। ये भी लेंथ बदलती रहेगी, ब्लॉक आगे जाएगा तो, और ये लेंथ भी बदलती रहेगी, थ्रेड आगे जाएगा तो, और ये एंगल भी बदलता रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे कोसाइन रूल लगा के कोस फाई लिखता हूं। तो कोस फाई क्या बनेगा दोस्तों, कोस फाई बनेगा fd का स्क्वायर प्लस gf का स्क्वायर माइनस cd का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ fd इंटू gf, 2 टाइम्स ऑफ fd इंटू gf, 2 टाइम्स ऑफ fd इंटू gf, यही तो होता है कोसाइन रूल। अब इसको इधर ले आता हूं मैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस फाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ fd इंटू gf, fd इंटू gf मस्ट बी इक्वल टू fd का स्क्वायर प्लस gf का स्क्वायर माइनस cd का स्क्वायर। बोलिए दोस्तों सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से ठीक लिखा है। अब बोथ साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये तो कांस्टेंट ही है भाई, ये तो बाहर यूं का यूं आ जाएगा कोस फाई, ये यूं का यूं मेरा बाहर आ गया। अब बताइए टाइम के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव लो, ये यूं का यूं रखो, तो क्या बन जाएगा dfd डिवाइड बाई dt प्लस ये यूं का यूं रखो, इसका डेरिवेटिव लो, ये यूं fd को यूं का यूं रख दो और इसका डेरिवेटिव लो d बाई dt ऑफ gf। सही है भाई, बराबर की इधर क्या आएगा, बराबर की इधर आएगा 2fd d बाई dt ऑफ fd, d बाई dt ऑफ fd। सही है, अगला क्या बनेगा 2gf d बाई dt ऑफ gf माइनस क्या बनेगा 2cd d बाई dt ऑफ cd। बोलिए दोस्तों सही है भाई, इस तरह से लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात आइए, जो gf का डेरिवेटिव आएगा वो तो जीरो आएगा, gf का डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो ये मेरे खत्म हो गए। जो fd का डेरिवेटिव होगा वो 2 मीटर पर सेकंड होगा, dfd बाई dt, किस रेट से ये बदल रहा है, ये लेंथ 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसका जो वो बनेगा, जो वैल्यू आएगी वो 2 मीटर पर सेकंड, ये मुझे पता है। और dcd बाई dt, dcd ये वाली जो है ये तो v0 है भाई, तो इसका मतलब यहां पे v0 पुट हो जाएगा, यहां पे मेरा 2 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए खैर अभी पुट करेंगे, बट उससे पहले मैं कोस फाई की वैल्यू पुट कर देता हूं और यहां पे ये dfd बाई dt की वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पे कोस फाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं भाई। तो 2 टाइम्स ऑफ, जरा देखिए अब ये क्या बना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हालांकि अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान थी इसमें। ठीक है, तो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ कोस फाई की वैल्यू पुट कर दूं, fd का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ जरा, gf का स्क्वायर माइनस cd का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ fd इंटू gf। जरा ध्यान से देखते जाएंगे भाई, तो यहां पे मैंने ये पुट कर दिया। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों, यहां पे मैंने डेरिवेटिव थोड़ा गलत लिख दिया ना, 2 टाइम्स ऑफ कोस फाई
2 टाइम्स ऑफ कोस फाई, ये तो बाहर आ गया, और यहां पे जीएफ बाहर आएगा भाई, जीएफ इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस एफ डी इंटू इसका डेरिवेटिव। तो बताइए 2 टाइम्स ऑफ कोस फाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पे, अब यहां पे क्या रह गया जीएफ, तो जीएफ को मैंने यहां पे पुट कर दिया, इंटू क्या लिखना है, इंटू ये डेरिवेटिव डी एफ डी डिवाइड बाई डी टी। सही है भाई, ये तो आपका इस तरफ आ गया। बराबर की इधर देखो क्या आएगा, बराबर की इधर आएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ डी, 2 टाइम्स ऑफ एफ डी इंटू डी एफ डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एफ डी। ठीक है भाई, एक तो ये टर्म बनेगी, प्लस क्या बनेगा दोस्तों, प्लस नहीं माइनस, माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू डी बाई डी टी ऑफ सी डी। ठीक है, सी डी इंटू डी बाई डी टी ऑफ सी डी। सही है भाई, अब जरा देखिए ये जीएफ जो है ये कट गया मेरा, जीएफ से जीएफ। ठीक है भाई, और ये 2 से 2 गया भाई। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहां से अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं बोलूंगा एफ डी का स्क्वायर प्लस जीएफ का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर इंटू डी एफ डी बाई डी टी इंटू डी एफ डी बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू, इस एफ डी को बराबर के उधर ले जाओ तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 एफ डी का स्क्वायर इंटू डी एफ डी बाई डी टी, डी एफ डी बाई डी टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू एफ डी इंटू डी सी डी बाई डी टी। एक बार देख लो भाई, मैंने कुछ नहीं किया, इस एफ डी को बराबर के इधर ले आया, तो अगर मैं इस एफ डी को बराबर के इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 एफ डी का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू एफ डी और डी सी डी बाई डी टी आ जाएगा। सही बात है। अब जरा देखिए अगर मैं डी एफ डी बाई डी टी वाली टर्म को एक साइड कर दूं, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा या इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ तो क्या बनेगा दोस्तों, बल्कि मैं तो कहता हूं इसको उधर ले जाओ, तो अगर इस टर्म को, ये एफ डी वाली स्क्वायर वाली टर्म है, ये पूरी टर्म को उस बराबर ले जाओ और इस माइनस वाली टर्म को इधर कर लो, तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, जरा देखिए 2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू एफ डी इंटू डी बाई डी टी ऑफ सी डी मस्ट बी इक्वल टू, ये तो पहले से ही है, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, तो क्या बनेगी माइनस होके, ये बनेगी सी डी स्क्वायर माइनस जी एफ स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर माइनस जी एफ स्क्वायर, अगर मैं इस टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो। ठीक है, और इनटू में डी एफ डी बाई डी टी, डी एफ डी बाई डी टी। एक बार जरा देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या, ये पूरी टर्म को मैं बराबर के इधर ले गया तो ये आ गया, और इस टर्म को मैं इधर ले आया। अब एक काम करते हैं, ये 2 वाली टर्म को भी नीचे ले जाओ तो बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ सी डी इज इक्वल टू, क्या बन गया बताइए, ये बन गया सी डी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर माइनस जी एफ का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया 2 सी डी इंटू एफ डी, और यहां पे क्या आ गया डी बाई डी टी ऑफ एफ डी। सही है, और ये क्या चीज है बताओ, ये तो कोसाइन रूल बन गया फिर से, और ये क्या बनेगा बताओ, सी डी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। सी डी क्या है बताओ, सी डी है, जी डी है भाई, सी कहां से आ गया यार, सी तो था ही नहीं, सी कहां था भाई, देखो कोसाइन रूल में मैंने गलत कर दिया क्या, 2 cos फाई इज इक्वल टू एफ डी और जी एफ। ठीक है, और यहां पे एफ डी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर, ये जी डी है भाई, सी डी नहीं है, जी डी है, माफ कीजिएगा, सी की जगह जी है भाई, हालांकि सी और जी एक ही पॉइंट है, पुली को छोटा ले लोगे तो एक ही पॉइंट मान सकते हो, नेग्लिजिबल डायमेंशन की पुली ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे सी की जगह जी कर लो भाई, सी की जगह जी है भाई, सी की जगह मेरा जी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया, ये सी की जगह जी है भाई। ठीक है, इसको प्लीज़ आप ठीक कर लें, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, सी की जगह जी कर लेते हैं, हाँ जी, चलिए हो गया मेरे ख्याल से सब जगह, सी की जगह जी है। ओके, तो मेरे ख्याल से अब ये सारा हो गया। ठीक है, ये लीजिए भाई, तो देखिए दोस्तों ये क्या बन गया, ये तो कोसाइन रूल बन गया फिर से, क्या है बताओ, जी डी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, जी डी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर माइनस ये वाला, तो ये तो cos 45 बन गया भाई, ये वाला एंगल, ये बन गया cos 45, cos 45। ठीक है, इंटू डी एफ डी बाई डी टी, डी एफ डी बाई डी टी का मतलब ये किस रेट से बदल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इंटू 2 कर दो, और बराबर के इधर क्या आ जाएगा,
डी बाई डी टी ऑफ जी डी, जी डी मतलब ये वाली लेंथ, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा वी नोट, तो यहाँ पे वी नोट कर दो, तो वी नोट की वैल्यू क्या बन जाएगी √2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये पता था मुझे ये, तो यहाँ से ये निकाल लिया मैंने, √2 मीटर पर सेकेंड से आएगी, ठीक है। तो ये जो वी नोट की वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट कर दो, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से जो वी आएगा, जो रिंग मूव करेगी इधर, वो क्या मूव करेगी बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसको आप वेक्टर की हेल्प से भी सोल्व कर पाओगे, आगे चल के मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा और वेक्टर की हेल्प से भी आप इसको सोल्व कर पाओगे, बट फिलहाल के लिए आप बस ये देखिए कि कैसे हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके और ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। इसी में मैं और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बना सकता हूं, आप बस ये देखा करो, जो चीज निकालनी है वहां से कुछ राइट एंगल ट्रायंगल या कोई कांस्टेंट ऐसी बन जाए, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव लेके हम उसको सोल्व कर ले, और फिर दूसरा जो ट्रायंगल बना है उसमें भी कुछ कांस्टेंट कुछ निकल आए, ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिर 0 हो जाता है। वहां से शुरुआत किया करो ऐसी प्रॉब्लम्स की, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, देखा जाए तो फिजिक्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, फिजिक्स की प्रॉब्लम है। अगर आप इधर 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो तो ये किस स्पीड से उधर जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स की ही प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मतलब इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, बट आप कैसे आप मैथ्स एंड फिजिक्स को मिला के और कितना बढ़िया से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। इसी के साथ हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इक्वली इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। पहले हम उसको जरा मैथ वाले पार्ट को देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, फिर थोड़ा मैथमेटिक्स पे कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।